डोडो टीवी। दिवाली की धूम थी। सभी तरफ लोगों में उत्साह था। कैसे ये दिवाली मनानी है, किसे क्या मिठाइयां देनी है, किसे क्या क्या उपहार देने हैं, इस प्रकार सभी व्यस्त थे और अपनी अपनी तैयारियों में लगे हुए थे। माँ, दिवाली में क्या करते हैं? किस भगवान की पूजा होती है और क्यों मनाते हैं? बेटा, दिवाली राम जी के 14 साल के वनवास से लौटने की खुशी में मनाया जाता है। दिया जलाकर घरों को सजाया जाता है, लक्ष्मी गणेश जी की पूजा की जाती है, सुख समृद्धि की कामना की जाती है। लोग मिठाइयाँ बांटकर, उपहार देकर अपनेपन का इजहार करते हैं। माँ, इस बार मैं भी खूब मिठाइयाँ बांटूंगी और अपने दोस्तों के साथ दिवाली मनाऊंगी। हाँ बिल्कुल, तुम बच्चों से ही तो दिवाली की रौनक होती है। मिठाइयाँ, पटाखे, फुलझड़ी और खील बतासे सब ले आना। अपने दोस्तों को भी बुला लाना। माँ, घर की दिवाली कितनी अच्छी होती है ना? हाँ मेरी बच्ची, करियर के लिए तुम्हें इतनी दूर भेज दिया था कि तुम्हें लाने और पहुँचने में छुट्टियाँ ही खत्म हो जाती थी। खैर, अब तो सारी खुशियाँ तेरी मुट्ठी में है। तेरे बिना हमने भी कोई त्योहार अच्छे से नहीं मनाया, बस औपचारिकता ही पूरी करते थे। कोई बात नहीं माँ, अब मैं आ गई हूँ ना, अब हम अच्छे से दिवाली मनाएंगे। फिर सभी दिवाली की तैयारी में जुट गए। अनेक प्रकार की मिठाइयां और पटाखे आ गए। रंगोली बनाई जा रही थी, तोरण से द्वार सजाए गए, रंग बिरंगी बल्ब की झालरें लगाई गई। सब जगह रोशनी की जगमग दिखलाई दे रही थी। लेकिन अचानक इतनी सावधानी से की गई सजावट में आग लग गई। सब धो धो कर जलने लगा। रमेश जी, उसने तो फिर से सब चौपट कर दिया। मोहिनी, चिंता ना करो, हम दोबारा ठीक करवा लेंगे। कहीं से शॉर्ट सर्किट हो गया होगा। आप कितनी बार शॉर्ट सर्किट ठीक करवाते रहेंगे? इतने दिनों बाद मेरी बच्ची दिवाली मनाने आई है। मेरे घर की खुशियों को तो किसी की नजर ही लग गई है। पता नहीं वो मुझसे क्या चाहते हैं। परेशान मत होना, सब अच्छा ही अच्छा होगा। तुम खामखा डर रही हो। अभी दोनों बात ही कर रहे थे कि अनिका और उसकी सहेली के जोर से चिल्लाने की आवाज आई। दोनों डर से कांप रही थीं। मोहिनी और रमेश जी दौड़कर बच्चों के पास जाते हैं और उनसे पूछते हैं, तुम लोग क्यों चिल्लाए? क्या देख लिया? हम रंगोली बना रहे थे और एक काली परछाई ने हमारी पूरी रंगोली खराब कर दी। लेकिन तुम्हारी रंगोली तो बिल्कुल ठीक है। हाँ, ये कैसे हो गया माँ? उसने हमारी रंगोली तो बिल्कुल बिगाड़ दी। मोहिनी खुद भी सहमी हुई थी, लेकिन बच्चों को आश्वस्त करते हुए कहती है, बेटा, डरने की कोई बात नहीं है, हम साथ हैं ना। चलो दिवाली मनाते हैं। चलो चलो बेटा, पूजा की तैयारी करते हैं। इन सब बातों में टाइम बर्बाद मत करो। हाँ, अनिका और माही दोनों ही तैयार होकर आ जाती है। मैं कैसी लग रही हूँ माँ? और मैं कैसी लग रही हूँ आंटी? बहुत अच्छे बच्चों। कहते हुए अपनी आंखों से काजल लेकर लगाने लगती है। तभी दोनों लड़कियां अचानक हवा में उड़ने लगी और एक औरत की आवाज आई, काजल का टीका उन्हें मेरी नजर से नहीं बचा सकता। हवा में झूलती लड़कियां चिल्ला रही थी और मोहिनी डर कर रोने लगती है। इनसे क्या दुश्मनी है? इन बच्चियों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम्हें कोई और घर परिवार नहीं मिला जो हमारे पीछे पड़ गई? मेरी एक बच्ची को तो मार ही डाला, दूसरी बच्ची को तुम्हारे डर से इतना दूर रखा। तुम चली क्यों नहीं जाती?
इन्हें भी पटक दूं। नहीं नहीं, ऐसा मत करना। किस बात का बदला ले रही हो तुम? तुम करो, मैं तो बस अपने काम से काम रखता हूँ, किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा। मैं तुम्हारे सामने हाथ छोड़ता हूँ, मेरे बच्चे को छोड़ दो प्लीज। अचानक काला धुआं जैसे गोल गोल घूमती हुई एक आकृति जमीन पर आ जाती है और दोनों लड़कियों को धक्का देकर गिरा देती है। मोहिनी और रमेश दोनों बच्चियों को दौड़कर संभालते हैं। मुझे और मेरे परिवार को छोड़ दो। तुझे जो चाहिए वो ले जा, मेरे गहने, कपड़े, मिठाइयाँ, जो कुछ भी। तुम सचमुच मुझे दोगी क्या? मांग कर तो देख, लेकिन मेरे घर और मेरे घर वालों का कोई नुकसान तू नहीं करेगी। भूतनी अचानक रोने लगती है और लोगों के सामने एक लड़की के रूप में प्रकट हो जाती है। मुझे भी नए कपड़े, पटाखे और ढेर सारी मिठाइयाँ चाहिए। तुम लोग दोगे क्या? रमेश सब कुछ उठाकर उस लड़की को दे देता है। वो पागल की तरह दोनों हाथों से मिठाइयाँ खाने लगती है और कपड़े भी पलक झपकते ही पहन लेती है और अपने कपड़ों को देख देख कर इतराने लगती है। अब तो तुम हम लोगों को परेशान नहीं करोगी ना? नहीं नहीं, अब मैं तुम्हें कोई दुख नहीं दूंगी। तुम आखिर ऐसा क्यों कर रही हो? तुम कौन हो? मैं रूबी हूँ। मेरी सौतेली माँ मुझे बहुत तंग करती थी। वो अपने बच्चों को सब कुछ देती थी और मुझे हमेशा मार पीट कर हटा देती थी। मुझसे घर के काम करवाती थी, मुझे पढ़ने को भी नहीं देती थी। एक दिन मैं घर से इधर आ गई और अपने घर का रास्ता ही भूल गई। कई दिनों भूखी प्यासी रहने के बाद मैं मर गई। आप उस दिन अपनी बड़ी बेटी को मिठाइयाँ दिलवाकर उससे प्यार से बात करते हुए लौट रहे थे। तभी मैं आप लोगों के साथ आ गई। उससे सभी प्यार करते हैं तो मुझे बहुत बुरा लगता था, इसलिए मैंने उसे मार डाला। तुम्हारे साथ अन्याय हुआ था, पर इसमें हमारा कोई दोष नहीं था। जो किया सो किया, अब हमें बख्श दो। तुम लोग मेरे लिए खाना और मिठाइयाँ और कपड़े हमेशा रख दोगे ना? हाँ हाँ, हमेशा। ये सुनकर वो गोल गोल धुएं की शक्ल में वापस चली गई। हर सब ने खूब दीपावली एंजॉय की। एक गांव में सावन के महीने में मेला लगता था। गांव के लोग इस मेले के लिए बहुत उत्साही रहते थे, लेकिन इस साल का मेला उनके लिए एक अनजान खौफ लेकर आने वाला था। माँ, मैं अपने दोस्तों के साथ मेले में घूमने जा रहा हूँ। ठीक है, चले जाओ, लेकिन ज्यादा शरारत मत करना। बबलू और उसके 3 दोस्त मेला घूमने गए और वहाँ खूब मस्ती की, लेकिन घर जाते वक्त जिनकी संख्या 4 थी, अब घर सिर्फ 3 ही लौटे थे। हाय मेरा बबलू, पता नहीं क्या हुआ उसे, न जाने कहाँ चला गया। गांव वालों ने साथ के बच्चों से पूछताछ की, लेकिन बच्चों को नहीं पता था कि बबलू कहाँ गायब हो गया है। लेकिन मेले के कुछ दुकानदारों ने उन्हें बताया कि एक बच्चा कुछ गुब्बारों के साथ उड़ता हुआ आसमान में चला गया था। इस बात पर किसी गांव वाले ने भरोसा नहीं किया और बबलू को ढूंढने की कोशिश में लगे रहे। दिन बीत गया और अगले दिन एक और बच्चा मेले से उसी तरह गायब हुआ। गांव वाले कुछ भी समझ पाते उससे पहले ही गांव के आधे से ज्यादा बच्चे गुब्बारों से उड़ते हुए रहस्यमयी तरीके से गायब हो चुके थे और अब पूरा गांव दहशत में था। न जाने अगली बारी किसकी थी।
हमको तो लगता है ये किसी बुरी आत्मा का काम है, एक डायन जो लोगों को मारकर उनका खून पी जाती है। अगले दिन एक बच्चा मेले में था, तभी पीछे से एक बुढ़िया आई। देखने में कुछ अजीब और हाथ में गुब्बारे पकड़े हुए। बेटा, ये लो रंग बिरंगे गुब्बारे। पास ही खड़े लोगों ने उस बुढ़िया को पकड़ लिया और उसके साथ सख्ती से पेश आए। ये बुढ़िया, बता दे कहाँ हैं सारे बच्चे, वरना अच्छा नहीं होगा। बच्चे? कैसे बच्चे? गांव वालों ने उस बुढ़िया को जान से मारने की धमकी भी दी, लेकिन बुढ़िया रोने लगी। गांव वाले उस बुढ़िया को छोड़कर हवा में उड़ रहे उस बच्चे का पीछा करने के लिए दौड़ पड़े। वो गुब्बारे उड़ते उड़ते एक वीरान गुफा पर जाकर रुके। जल्दी गांव वाले भी उस गुफा तक पहुंच गए, लेकिन गुब्बारे के साथ बच्चा जैसे ही गुफा के अंदर गया, गुफा का दरवाजा बंद हो गया। ये भगवान, ये क्या मुसीबत है? अब कैसे हम अपने बच्चों को बचा पाएंगे? एक बात तो साफ थी कि बच्चे इसी गुफा के अंदर हैं, इसलिए गांव वाले वहां से लौट गए। बच्चों को वहां से छुड़ाने का तरीका सोचने लगे। इधर पूरे गांव में दहशत थी और इसी बीच वो बुढ़िया फिर से गांव में आई। गांव वाले अपने बच्चों को खोकर बहुत गुस्से में थे और वो जलती हुई मशालें लेकर बुढ़िया को मारने के लिए बढ़े। ये बुढ़िया जब से गांव में आई है तभी से हमारे बच्चे गायब हुए हैं। यही है वो डायन, मार डालो इसे, जला कर रख दो इसे। गांव वाले उस बुढ़िया को मारने ही वाले थे कि नहीं नहीं, मुझे मत मारो, मैं तुम लोगों की मदद करने आई हूँ। कैसी मदद? उस डायन के चंगुल से तुम्हारे बच्चों को छुड़ाने में मदद। बुढ़िया इन गांव वालों को कहानी सुनाने लगी। अपनी ये डायन मेरी बेटी है, उसका नाम है बेईमानी, पिछले 40 सालों से शापित, और अब वो मौका आया है जब वह इन मासूम बच्चों के खून को पीकर और शक्तिशाली होना चाहती है। लेकिन उससे पहले कुछ समय के लिए, जब आसमान में काले बादल छाएंगे और चांद आधा हो जाएगा, तब उसकी शक्ति सबसे कम हो जाएगी। वही मौका होगा उसे मारने का, और यह काम कोई ऐसा व्यक्ति ही कर सकता है जिसने कभी कोई गलत काम न किया हो। कल शैतानी अमावस्या है और कल ही यह करना होगा। गांव वाले यह सब सुनकर मानो सन्न रह गए। उनको एहसास हो रहा था कि उनके बच्चे किस भयानक खतरे में हैं। लेकिन तुम अपनी ही बेटी को क्यों मारना चाहती हो? मैं उसे शाप से मुक्त करना चाहती हूँ। उस डायन को खत्म करने का उपाय तो मिल गया था, लेकिन ऐसा आदमी ढूंढना मुश्किल था जिसने कभी कोई गलत काम ना किया हो। खैर, गांव वालों ने आज खोज जारी रखी और शैतानी अमावस्या आ गई। गांव वालों ने एक तांत्रिक को बुलाया। मैं इस खंजर को अभिमंत्रित कर रहा हूँ। इस खंजर के छूने भर से उस डायन की मौत पक्की है। शाम होते ही सभी गांव वाले इकट्ठे होकर हाथों में मशालें लिए गुफा की ओर चल पड़े। खंजर भी साथ ही था, लेकिन वो इंसान नहीं मिल पाया था जिसने कोई गलत काम ना किया हो। सभी गांव वाले उस गुफा के दरवाजे पर पहुंच गए। आसमान में गहरे काले बादल और जलती मशालों से माहौल मानो रूह कपा देने वाला था। तभी अचानक गुफा का दरवाजा खुला। आ गए तुम लोग, तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। गांव वालों के बच्चे सामने जंजीर में जकड़े हुए थे। अपने बच्चों को इस तरह देख गांव वालों को रोना आ रहा था और गुस्सा भी। बहुत जुल्म कर लिया तूने हमारे बच्चों पर, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा।
आदमी, मुझे मारना नामुमकिन है। गांव वालों की आशा मानो टूट चुकी थी। अब उन्हें उस डायन के कहर से कोई नहीं बचा सकता था। लेकिन फिर वो हुआ जो किसी ने नहीं सोचा था। उन सभी बच्चों में एक बहुत छोटा बच्चा था। उसने उस खंजर को उठा लिया। अरे वाह, खिलौना। जैसे ही डायन ने उस बच्चे के हाथ में वो खंजर देखा, उसे गुस्सा आया और वो खंजर छीनने के लिए आगे बढ़ी। सब एकदम से शांत हो चुका था, मानो कोई तूफान थम गया हो। सभी गांव वाले अपने बच्चों को लेकर वापस चले गए। आखिरकार बेईमानी भरी डायन को मासूमियत के खंजर ने मौत दी और इंसानियत की जीत हुई। रात का वक्त है, बहुत तेज बारिश हो रही है, बिजली चमक रही है और रात के इस अंधेरे में बहुत तेजी से हवाओं को चीरती हुई एक गाड़ी चली आ रही है। और अचानक वो गाड़ी रात के अंधेरे में तेज आवाज के साथ एक पेड़ से टकरा जाती है। जो गाड़ी चला रहा होता है वो मर जाता है। टकराते ही गाड़ी का दरवाजा खुल जाता है और गाड़ी से एक आदमी का हाथ बाहर आता है। उसके हाथ में एक कांच की बॉल नीचे गिरती है और लुढ़कते लुढ़कते सड़क के किनारे पहुंच जाती है। अगले दिन सुबह जहां यह हादसा हुआ होता है, वहां लोगों की भीड़ लग जाती है। कुछ लोग आपस में फुसफुसा रहे होते हैं, तो कुछ लोग एक्सीडेंट को देखकर डर जाते हैं। तभी वहां से सिया और उसकी मम्मी सुषमा जा रहे होते हैं। अचानक से इतनी भीड़ को देखकर दोनों रुक जाते हैं। मम्मी, यहाँ क्या हुआ है? इतनी भीड़ क्यों है? बेटा, लगता है यहाँ कोई हादसा हुआ है। रुको, मैं देखती हूँ। जैसे ही सुषमा भीड़ के पास जाकर देखने लगती है, तभी सिया को वो चमकती हुई बॉल सड़क के किनारे पड़ी हुई दिखती है, जो कल रात एक्सीडेंट के वक्त मरने वाले इंसान के हाथ से गिर गई थी। ये क्रिस्टल बॉल कितनी अच्छी लग रही है। चलो, मैं इसे घर ले चलती हूँ। ऐसा कहकर सिया बॉल को अपनी पॉकेट में डाल लेती है। इधर एक्सीडेंट स्पॉट पर पुलिस आकर भीड़ में खड़े लोगों से पूछताछ करने लगती है। हाँ, आप में से किसी ने कुछ देखा? कोई जानता है गाड़ी किसकी है? कोई कुछ जवाब नहीं देता। इससे पहले एक पागल इंसान वहां से चिल्लाते हुए भागता है। ये सब उसी ने किया है और वो किसी को नहीं छोड़ेगी, किसी को नहीं। सब मरेंगे, सब मरेंगे। सिया और सुषमा दोनों माँ बेटी घर लौट आते हैं। सिया, उसके घर में उसकी मम्मी सुषमा, पापा मोहन और एक छोटी बहन दिया है। चारों का छोटा सा परिवार है। घर आते ही सुषमा खाने की तैयारियों में लग जाती है और सिया चुपचाप जाकर बॉल को अपने कमरे में ड्रॉयर में छुपा जाती है। सिया इस बात से बिल्कुल अनजान थी कि इस बॉल में एक भयानक राक्षस रहता है, जिसके पास भी वो बॉल होती है वो उसे अपने वश में कर अपने हिसाब से इस्तेमाल करता है। रात को जब सब सो जाते तो अचानक से सिया के कमरे में रोशनी आने लगती है। अरे, ये लाइट कहाँ से आ रही है? मुझे देखना चाहिए। सिया उठकर देखती है। अरे, ये लाइट तो उस ड्रॉर में से आ रही है जिसमें मैंने वो बॉल रखी थी। ऐसा कहकर सिया दराज खोलती है और देखती है कि वो क्रिस्टल बॉल चमक रही है। अचानक से सिया गिर जाती है और बॉल चमकना बंद हो जाती है। सिया के गिरने की आवाज सुनकर उसके माँ बाप दौड़ते हुए उसके कमरे में आते हैं। अरे बेटा सिया, क्या हुआ तुझे? तू गिर कैसे गई? पता नहीं पापा। चल उठ बेटा, उठ, बिस्तर पर आजा, सो जा तू।
सिया को सुलाकर मोहन और सुषमा अपने कमरे में चले जाते हैं। इधर कुछ दिन बीत जाते हैं और अचानक से उनके घर में कुछ ना कुछ अजीब घटनाएं होने लगती हैं, जिनसे सुषमा परेशान हो जाती है। मोहन उसे परेशान देखकर पूछता है, सुषमा क्या हुआ तुम्हें? आजकल तुम बहुत परेशान रहती हो। मोहन, आपने शायद ध्यान नहीं दिया, 2-4 दिन से कुछ न कुछ अपशकुन हो रहे हैं। परसों जब मैं नींबू पानी बना रही थी और मैंने नींबू काटा तो वो नींबू अंदर से लाल निकला। रोज रात घर के दरवाजे पर बिल्ली रोती है। आज जब मैंने अखबार उठाने के लिए दरवाजा खोला तो अखबार पर खून लगा हुआ था। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। तुम डरो मत, हम कुछ सोचते, सब ठीक हो जाएगा। मोहन ऐसा कहकर सुषमा को तसल्ली तो देते हैं, लेकिन असल में वो भी डरे हुए होते हैं, क्योंकि उन्होंने भी कई बार घर में कुछ अजीब सा महसूस किया था। एक रात छोटी बेटी दिया की अचानक से आंख खुलती है और वो देखती है कि अलमारी के ऊपर कोई काला साया है। वो डर के मारे जोर से चिल्लाने लगती है और उसकी बड़ी बहन सिया उसके पास ही सोई होती है। वो उसे गले लगा लेती है। तभी उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर सुषमा और मोहन भी आ जाते हैं। पापा, मैंने वहाँ कुछ देखा। मैंने अलमारी के ऊपर कुछ देखा। नहीं पापा, इसने कोई सपना देखा होगा। आप जाइए, मैं इसे सुला दूंगी। आजकल टीवी बहुत देखने लगी है, इसलिए उल्टे सीधे सपने देखती है। कोई दिया की बात नहीं सुनता कि उसने किसी को देखा है। इसी बीच एक रात सुषमा पानी पीने के लिए कमरे से बाहर आती है तो अचानक से उसे भी कोई काला साया दिखता है और वो सीढ़ियों से गिर जाती है। गिरने की आवाज सुनकर मोहन भागा भागा आता है। अरे तुम ठीक तो? कैसे गिर गई तुम? मैंने एक काला साया देखा और उसी ने मुझे धक्का दिया। दोनों डर जाते हैं और अपने कमरे में चले जाते हैं। अगली सुबह मोहन को ऑफिस के काम से कहीं जाना होता है। सुषमा, मैं जा रहा हूँ, बहुत जरूरी काम है। तुम अपना और बच्चों का ध्यान रखना, बाकी बातें हम आकर करेंगे। सुषमा हाँ में सर हिलाती है और वो उसे बाय करके चला जाता है। मोहन के जाने के बाद दिन तो अच्छे से बीत जाता है, लेकिन रात होते ही सुषमा सिया और दिया को सुलाकर अपने कमरे में चली जाती है। आधी रात को सुषमा को कोई आवाज सुनाई देती है। उसकी आंख खुल जाती है। ये आवाज कहाँ से आ रही है? कौन है? कौन है यहाँ? वो और कुछ कह पाती, इससे पहले उसे अपने सामने एक बड़ा सा काला साया दिखाई देता है, जिसकी 2 लाल लाल आंखें हैं, दांत बाहर निकले हुए हैं, बड़े बड़े नाखून हैं, चेहरे पर बाल उड़कर उसे और डरावना बना रहे हैं। सुषमा कांपती आवाज से कुछ बोलने की कोशिश करती है, पर बोल नहीं पाती। वो लड़खड़ाते कदमों से वहां से अपने बच्चों को बचाने के लिए भागती है। लॉबी तक पहुंचती है, लेकिन इससे पहले ही वो साया उसके पैर पकड़कर खींच लेता है। वो गिर जाती है, खुद को बचाने की बहुत कोशिश करती है, पर वो साया उसे कमरे में ले जाता है, मार देता है। ये खबर सुनकर मोहन सुबह अपने घर पहुंचता है। पुलिस घर पर है। मोहन अपने बच्चों को गले लगाकर रोता है। इस बात को कुछ दिन बीत जाते हैं। वे तीनों अपने दुख को भुलाने की कोशिश कर रहे होते हैं। एक रात छोटी बेटी दिया की आंख खुलती है। उसे एक सुंदर सी गुड़िया दिखाई देती है। आओ, मेरे पास आओ। देखो, मैं तुम्हें बुला रही हूँ, जल्दी आओ। दिया उस गुड़िया के पीछे पीछे चलने लगती है और उसके पीछे पीछे एक काला साया चलता है। आओ, मुझे पकड़ो। ऐसा कहते हुए दिया को सड़क तक ले जाती है।
सिया उस गुड़िया के पीछे पीछे चल रही होती है, तभी एक गाड़ी उसे टक्कर मार देती है और वो मर जाती है। अगले दिन एक बार फिर घर में मातम का माहौल है। मोहन अभी अपनी पत्नी के गम से भी नहीं उबरा था कि उसने अपनी बेटी को भी खो दिया। मोहन घर को मनहूस कहकर अपनी एक बेटी सिया को लेकर कहीं और छोटे से घर में चला जाता है। दोनों अपने नए घर में होते हैं। तभी एक रात मोहन अपनी बेटी सिया के चिल्लाने की आवाज से उठता है। पापा बचाओ, मुझे बचाओ। वो भागा भागा आता है और देखता है कि कोई उसकी बेटी के बाल पकड़कर उसे हवा में उड़ा रहा है, लेकिन कोई नजर नहीं आ रहा है। मोहन जैसे ही अपनी बेटी के बाल काटकर उसे बचाता है और जोर से चिल्लाता है, कौन हो तुम? क्यों मेरे परिवार के पीछे पड़े हो? हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मोहन को कोई जवाब नहीं मिलता। लेकिन मोहन के पीछे नजर आता है वो काला साया, जो मोहन पर पीछे से वार करता है और उसे मार देता है। रात और अंधेरी हो रही है, तेज बारिश है और बिजली चमक रही है। सिया घर की छत पर हाथ में क्रिस्टल बॉल लिए खड़ी है। सिया के चेहरे पर लाइट पड़ती है और सिया के चेहरे में नजर आता है वो लाल लाल आंखों वाला काला साया, जिसके वश में होकर सिया ने पहले अपनी मां को, बहन को और फिर अपने पापा को मार दिया। सिया छत से कूदकर अपनी जान दे देती है और उसके हाथ से वो क्रिस्टल बॉल कहीं दूर गिर जाती है। सुबह पुलिस तहकीकात करने के लिए आती है और वो पागल वहां भी आकर चिल्लाते हुए भागता जाता है, इसको भी मार डाला, सबको मारेगी वो क्रिस्टल बॉल सुबह एक लड़के को मिलती है तो वो उसे उठाकर अपनी जेब में डाल लेता है।